हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वीआईएमपी है। एंड आप लोगों को बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैं आप लोगों को कई सारा पढ़ाने वाला हूं, तो ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। देखो, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला प्रश्न देखना है। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका ये रिवीजन है। अगर आप पढ़े हो तो भी पढ़ो, आपको नोट करना है। अगर आप पढ़े हो, पहले से नोट किए हो, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। जितना प्रश्न मैं बता रहा हूं उसमें उतना पूरा याद होना चाहिए। पहला प्रश्न कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? अगर आप जानते हो तो पहले टिक मार लो कि हाँ ये है, फिर मैं बताऊंगा देखो सही है या गलत है आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन से आपको देखना है। का आपका है गैरीवाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है कावूर एंड घा है मेंजनी। तो जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो आपको बता दूं, वो है मेंजनी। कौन है? मेंजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेंजनी। अब आपको बोर्ड एग्जाम तक इस क्वेश्चंस को याद रखना है, क्योंकि मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, अब आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम तक ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? यानी कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया? आपका का ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, खा ऑप्शन है 1927 ईस्वी में, गा ऑप्शन है 1923 ईस्वी में एंड घा ऑप्शन है 1935 ईस्वी में। तो अब आप लोग बताओ ये कब चलाया गया था? तो यहां जो आपका सही आंसर होगा वो है 1930 ईस्वी में। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लिखा क्या है ये समझो कि कपास की खेती के लिए, जो कपास की खेती है उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, मतलब कौन सी मृदा में ज्यादा कपास की खेती अच्छी होती है। देखो, आपकी कई सारी मृदाएं हैं, 4 टाइप्स की मृदा आपके सामने दी हुई है। एक काली मृदा है, एक लाल मृदा है, एक जलोढ़ मृदा है, एक लेटराइट मृदा है। लेकिन अब आप बताओ, जो कपास की खेती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो वो है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा। सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आपसे कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस आप नोट जरूर कर लो। या क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? यानी कि 4 ऑप्शंस हैं। तो अब आपके पास 4 ऑप्शंस है। का है दालें, खा है आपका ज्वार एंड गा है मोटे अनाज एंड घा है तिल। तो इसमें से आपकी कौन सी फलीदार फसल है जिसमें फलियां लगती हैं? तो बहुत इजी है। देखो, दाल आपने देखा होगा, दाल में जो है फलियां लगती हैं। तो ये आपका सही आंसर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये मैंने कई बार बताया है, तो इसलिए मैंने कहा है जो क्वेश्चन आता है उसको पहले से टिक लगा लो और देखो मैंने सही किया है या नहीं, क्योंकि मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही। तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट करो पढ़ाई में, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, फिर आप जो पढ़ाई है आपकी गुलाम हो जाएगी। क्योंकि आप अगर अच्छे से स्टडी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप बहुत अच्छा स्टडी यानी कि अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। देखो, आपको हर एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे पढ़े हो तो दोबारा देखो, क्योंकि आपको यार क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, ना कि क्लास 10th के बाद ना याद हो, क्योंकि क्लास 10th तो आपने पढ़ लिया, फिर आगे चलकर अगर आप मास्टर ही बन गए तो फिर यार कैसे पढ़ाओगे अगर आप भूल गए? तो यार याद रखो, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? भारत में प्रमुख साधन है। का है आपका पाइपलाइन, खा है आपका सड़क परिवहन, गा आपका है रेल परिवहन, घा आपका है वायु परिवहन। देखो, आप भी देखे होंगे कि हमें कोई भी काम पड़ता है सड़क परिवहन के द्वारा जाते हैं। ठीक है, तो सड़क परिवहन इस इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है सड़क परिवहन। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी काम है, अगर आपको कोई चीज लाना है भैया, आप सड़क के द्वारा लाते हो। ठीक है, कुछ भी करना है सड़क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, देखो समझना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। यानी कि जो संघीय राज्य है वो कौन सा नहीं है।
तो वो आपको बताना है। का आपका है मणिपुर, खा है अरुणाचल प्रदेश, गा है हिमाचल प्रदेश या हिमाचल, एंड घा है आपका घा दिल्ली, ये हिमाचल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ इसमें से जो एक संघीय राज्य है वो नहीं है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली कोई संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है, याद रखना। इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से बताऊं, और आप लोगों के लिए काफी अच्छे से मैंने नोट किया है भाई। 5 से 6 घंटे नोट किया है, इसीलिए आज आप लोगों के लिए इतना अच्छा वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ देखो, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि भारत में जो औरत के लिए आरक्षण किया जाता है उसकी व्यवस्था है। कहाँ है? का है लोकसभा, खा है विधानसभा, गा है मंत्रिमंडल, घा है पंचायती राज संस्थाएं। तो जो आपका भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो है पंचायती राज संस्थाओं में, याद रखना, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपको क्या समझना है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि जो नेपाल है, नेपाल एक देश है, वहां लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। सारे क्वेश्चंस याद रखना। का है 2005 ईस्वी में, खा है 2006 ईस्वी में, गा है 2008 ईस्वी में, घा है 2015 ईस्वी में। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 2008 ईस्वी में। देखो और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपको मैं सोचता हूँ एक भी नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में ना कटे। आप सामाजिक विज्ञान में जब 70 में 65 मार्क लाओ तब तो बात, हाँ आपने पढ़ा है, ठीक है। इसलिए आप लोग केवल धैर्य रखो, हर एक क्वेश्चन देखते जाओ, हर एक क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ठीक है। और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। का है रोजगार की शर्तें, खा है आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, ये आर्थिक लिखा हुआ है, एंड गा है उद्यमों के स्वामित्व, एंड घा है श्रमिकों की संख्या। तो याद रखना ये जो आपका ये आंसर है ये सही है, उद्यमों के स्वामित्व, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं 10 क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ कि 10 क्वेश्चन का एक सीरीज टाइप का चलता है, कि ऐसे और वीडियोस में बता दूंगा तो फिर अलग अलग क्वेश्चंस, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक मार्क जो है किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। का है उत्पादित सामान, खा है उत्पादित मशीन, गा है स्वर्ण व चांदी, एंड घा है खाद्य पदार्थ। तो यहां आप लोग सोच सकते हो कौन सा सही हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो है खाद्य पदार्थ, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस 10 को आप याद रखना। आप रिक्वेस्ट की हो कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई अगर आप इन 10 को याद रखते हो तो फिर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अभी हम और सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखना। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, क्योंकि आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाने की और अच्छे से अच्छा आप लोगों को नंबर दिलाने का। देखो आपको कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है या फिर हिंदी है, ठीक है, या फिर आपका एसएसटी है या फिर आपका साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक की आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी अगर आपका लॉन्ग में दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है, आपका लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय में दिक्कत है, तो फिर कमेंट करो, उसका वीडियो आपको 1 या 2 दिन बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखो अब हमारा स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसको आपको जरूर नोट कर लेना है। देखो मैंने क्यों इतने अच्छे से आपके लिए लिख लिख कर पढ़ा रहा हूं कि आप लोग यार नोट्स बनाओ। ये एक नोट्स टाइप का है, देख सकते हो सारा एक नोट्स टाइप का है। अगर आप एक ब्यूटीफुल सुंदर सा नोट्स बना लेते हो तो फिर आप ऐसा स्टूडेंट बन जाओगे कि कोई नहीं रहेगा। और हाँ, हैंड राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोशिश करो अच्छा करने का। अगर आप सोचते हो सर की तरह यानी कि हमारी तरह हैंड राइटिंग, तो फिर कमेंट करो, मैं आपके लिए बताऊंगा कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। आपके लिए वीडियो दिया जाएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कोई भी चीज़ दिक्कत ना रहे स्टूडेंट को। यहाँ आप लोग कमेंट करना, फिर मैं बता दूंगा बहुत अच्छे से। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखना है, यानी कि 2 कारण बताना है कि आखिर ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का जनक यानी कि जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। और किसी को भी कह सकते थे ना, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई जो मेन होता है ना, किसी चीज में जो मेन होता है उसी को कहा जाता है का, यानी कि फर्स्ट कारण देखो, बिस्मार्क यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्र का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। देखो जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क ने
बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत, यानी कि सुधार करने की कोशिश की और सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जो जर्मनी के क्षेत्र हैं उसका प्रसाकरण किया तथा जो आपका अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया, इसीलिए जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इसीलिए तो हम लोग ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण मानते हैं। और यहाँ दूसरा कारण देखो कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया, यानी कि भले ही इन्होंने मतलब जर्मनी का एकीकरण किया लेकिन जो रक्त और लौह की नीति है उसका बहुत अच्छे से पालन किया है, ठीक है, बिस्मार्क ने। इसीलिए बिस्मार्क को है जर्मनी का एकीकरण का जनक माना जाता है। अगर आपसे दो कारण पूछा जाए तो मैंने दोनों कारण बता दिया है। नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्र में प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया, यह फर्स्ट रीजन है। सेकंड है बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया, यह हमारा दूसरा कारण है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखो, दूसरा क्वेश्चन आपके से क्या कह रहा है वो समझो। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3 राज्य, यानी कि भारत के 3 ऐसे राज्य बताना है। नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। जो काली मृदा होती है, मैंने बताया है मृदा बहुत सारी होती है, मतलब कई सारे टाइप से होते हैं। काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा एंड आपकी वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, जलोढ़ मृदा, बहुत सारी मृदाएं होती हैं और इनके भी प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको काली मृदा का आपको 3 राज्य बताना है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी खेती की जा सकती है या कौन सी खेती उगाई जा सकती है, ये भी बताना है। तो देखो जो काली मृदा का रंग होता है वो काला होता है। देखो कोई भी चीज है, लाल मृदा की बात की जाए तो लाल होता है, तो कोई भी है तो उसका नाम यानी कि उसकी चीज यानी कि उनकी चीज को देखकर उनकी पूरी जैसे काला है, काली मृदा काला होता है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया काली मृदा। अगर लाल होता तो लाल मृदा रख दिया जाता, वैसे लाल मृदा रखा गया है। तो काली मृदा का जो रंग होता है वो काला होता है। यह जो होता है लावा जनक शैलों से बनती है। लावा जनक शैलें, जो लावा होती है, नाम सुना होगा लावा जनक, तो ये लावा जो होती है असलियत में जब शैल से होती हैं तो इससे काला होती हैं। तो इसीलिए अब देखो यहाँ यह मृदा जो होती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने 4 राज्य बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और आपको 3 ही बताना था, यहाँ 3, लेकिन अगर आप 4 याद रखोगे तो 3 तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे ना। तो इसीलिए आप एडवांस बनने की कोशिश करो, ठीक है, टॉपर बनने की कोशिश करो, लूजर नहीं, ठीक है। और काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। देखो इसमें जो होता है ना, कपास की खेती सबसे अच्छी होती है और ये कपास की खेती के लिए प्रमुख माना जाता है। अब 3 राज्य अगर आपसे कोई पूछे तो आपको कौन कौन सा बताना है वो बता देता हूँ। फर्स्ट आपको बताना है महाराष्ट्र, सेकंड आपको मध्य प्रदेश, थर्ड आपको छत्तीसगढ़, ये आपको बताना है, ठीक है, ये तीनों। और ये भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। इंपॉर्टेंट है, देखो इसीलिए ये है नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन। देखो लोकतंत्र के लिए जातिवाद, जातिवाद का नाम सुना होगा। देखो जातिवाद घातक है, लेकिन कैसे है वो आपको 2 कारण बताना है। पहला देखो उत्तर कि जातिवाद ने देश के विभिन्न जातियों समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। मतलब जो जातिवाद है, जातिवाद के कारण देश के लोग हैं उनके आपस में संघर्ष और टकराव को जन्म दिया। और जातिवाद जो है देश के विभिन्न जाति समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, क्योंकि जाति के कारण आजकल बहुत सारे लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने पेपर भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर एंड न्यूज वाले वीडियोज भी देखते होंगे, ठीक है। तो ऐसे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। और राष्ट्रीय एकता एक बड़ा खतरा है। देखो राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय में एकता बनाई रखनी है तो फिर जातिवाद को भी बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि एक राष्ट्र में बहुत सारी जातियां होती हैं और अगर जातिवाद से लड़ाई होगा तो फिर कैसे एकता बनी रहेगी। तो इसीलिए ये पहला कारण है। दूसरा कारण देखो, जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। देखो ये भी काफ़ी आई होप कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। देखो जो जातिवाद है, जातिवाद में आरक्षण होता है। जो उच्च जाति के हैं उनको कम आरक्षण मिलेगा, जो निम्न जाति यानी कि नीच जाति के हैं उनको ज़्यादा आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। तो ये भी जो है ना भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो ये है हमारा 2 कारण
और मैंने 2 अच्छे से बता दिया है। देखो ऐसे में इस सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आगे चलकर आपको 2-2 पेज 3-3 पेज के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप क्लास 12 में पहुंच जाओगे, फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो 3 पेज का 4 पेज का डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो भाई कैसे करोगे आप? 2 लाइन, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन है और 2 से 3 नंबर आपका पक्का करा सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखो, मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बस इतना ही पढ़ाया गया है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप इतना कंप्लीट रखना, आपके लिए और भी वीडियो बनाया जाएगा, 10 से 15 20 जितने भी अति लघु उत्तरीय हैं उतना बताया जाएगा, लेकिन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा। लेकिन एक जो बच्चे हैं कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, सर एक वीडियो बनाइए किस पर। अगर आप लोगों को भी दिक्कत होगा तो फिर कमेंट मत करना, कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इस पर वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। मानचित्र वाले प्रश्न, मानचित्र कैसे भरते हैं, आखिर जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में मानचित्र कैसे भरें, देखो सब कुछ लाया जाएगा। बस ओनली 2 से 3 डेज का आप इंतजार करो, आपके लिए मानचित्र वाला ऐसा वीडियो लाया जाएगा कि आप भी कहोगे सर लाजवाब है, कोई दिक्कत नहीं मानचित्र में अब हमें। लेकिन आपको क्या करना है, देखो कमेंट करना है सर मुझे मानचित्र वाला वीडियो चाहिए। देखो मैं आपको यार बनाऊंगा मानचित्र वाला वीडियो। देखो इसके लिए मैंने किया क्या है, एक स्किलमेंट डेवलप किया है कि आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में बताया जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। तो इसीलिए आप लोग पहले इस वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, जितना चीजें बताई जा रही है उसको पढ़ो, उसको नोट करो, फिर आप लोगों के लिए ये भी वीडियो लाया जाएगा, इंग्लिश की भी लाई जाएगी। देखो इंग्लिश की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी वीडियोज आएंगी। प्रश्न नंबर फर्स्ट, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, तो इस पर फोकस करना और जितना क्वेश्चंस बताया गया है उस पर। रॉलेट एक्ट क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम भी बताना। सबसे पहले आपको बताना है कि जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड आपका विरोध उसका बताना है और थर्ड आपको परिणाम बताना है। तो सबको देखते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में समझते हैं कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें जो भारतीय लोग थे, भारत के लोग थे, भारत के लोगों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। देखो पहले अंग्रेजों का शासन था और आप लोगों को पता होगा कि भारत गुलाम था। अब ऐसे में हुआ क्या कि उन लोगों ने एक कानून बना दिया 1919 ईस्वी में, जिसका नाम दिया रॉलेट एक्ट। भारतीयों के लिए एक बेकार कानून, क्योंकि भारतीय लोग चाहे जो करें, मतलब कोई अपराध करें या नहीं करें, उस पर अगर शंका है तो शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 1, 2, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, बल्कि 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था, फिर जेल में बंद कर दिया जाता था। ये पूरी है रॉलेट एक्ट की कहानी, यानी कि रॉलेट एक्ट एक कानून था, कोई नाम नहीं है, ठीक है, एक कानून है, ठीक है। तो समझ में आया सब कुछ। अगला देखो परिणाम, इसका समझ लो। परिणाम में क्या है, देखो जो अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के लिए मार्शल लॉ कानून दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। देखो मार्शल लॉ कानून दिया और जिससे 13 अप्रैल को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यार इतना ज्यादा खतरनाक था यार, इतना ज्यादा खतरनाक ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड कि इसमें बहुत सारे श्रमिक मारे गए जो निहत्थे थे, जिनके पास अटैक करने के लिए कुछ नहीं थे, तो वो मारे गए और बहुत सारे सिपाही मारे गए। बहुत बड़ा यानी कि खतरनाक ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार कांड था जो कि इंडिया के लिए। और अगला देखो विरोध। विरोध में आप फर्स्ट समझो कि विभिन्न शहरों में रैली एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाले गए, और दूसरा कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, मतलब विरोध किया, क्योंकि भाई इतना ये कानून कोई अच्छा नहीं था, तो विरोध किया और दुकान बंद करके अपना विरोध किया कि भाई विरोध इंपॉर्टेंट है, दुकान नहीं। तो सोच सकते हो कितना खतरनाक ये कानून था। ये है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो इसका आप लोगों को और भी वीडियो दिया जाएगा। एक पहले आप समझ लो, ये समझ गए कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन समझ गए ना, पूरा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर मैं आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट से समझाऊंगा कि आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आएगा। आज के बाद इटली का एकीकरण आपको हलवा लगेगा, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठे हो, नोट कर लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा ही रहेगा, 5 से 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से और आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहले समझना कि इटली का जो एकीकरण है उस पर प्रकाश डालिए। ये ऐसा प्रश्न पूछेगा, इटली के एकीकरण को समझाइए, ऐसे पूछेगा और लॉन्ग में।
उत्तर देखो कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार से थी। मतलब 19वीं शताब्दी में जो इटली का एकीकरण हुआ वो प्रारंभ हुआ था। पहला समझो कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों में बहुराष्ट्रीय हैवसर्ग राज साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। देखो इटली जो था बहुत सारे मतलब बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय इसमें बिखरा हुआ था और इसको एकीकृत करना था, यानी कि एकीकरण करना था। अब इसके लिए प्रयास किया गया और हो भी गया, संभव हुआ। दूसरा पॉइंट समझो कि जो आपका 1830 के दशक में ज्यूसेफे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया। कौन? ज्यूसेफे मैत्सिनी ने। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर आपका पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप बताना सबसे ज्यादा प्रयास कौन किया था? मैत्सिनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला तीसरा, सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूल ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ किया हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। मतलब जो सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूल थे उन्होंने भी अपना प्रबल बल दिया, यानी कि जो भी आंदोलन चलाए गए उसके नेतृत्व में उतरे, उसको संभाला। ठीक है, उसके लिए काम भी किए, उनका नेतृत्व किया, ये आपको समझना है। चौथा पॉइंट है कि 1860 में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमार्ट के सैनिकों ने प्रवेश किया और यहां वह स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन को पराजित किया। ठीक है, इतनी सारी चीजें हुई तभी इटली का एकीकरण हुआ। और 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में इटली का यह एकीकरण पूर्ण हो गया। 1870 में एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो ये था हमारा आज का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, छोटी से भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जितना प्रश्न समझाया गया उतनी की बात कर रहा हूं, जितना इस वीडियो में बताया गया। और प्रश्न तो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।